दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के पूर्वी घाटों के बारे में बताऊंगा, यानी कि ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पश्चिमी घाटों के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाटों में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, जिसकी बहुत सारी विशेषताएं थी। जैसे कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी, जैसे कि कलसुबाई पहाड़ी हो गई, महाबलेश्वर पहाड़ी हो गई, इसके अलावा कुद्रेमुख शिखर हो गया। इसके अलावा वहाँ पे जंगल भी बहुत थे जहाँ पे बहुत सारे जीव बसते थे, जैव मंडल हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए। तो जिस तरह हमने पश्चिमी घाटों को समझा था, आज हम पूर्वी घाटों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पूर्वी घाटों पर भी पश्चिमी घाटों की तरह एक पर्वतमाला है जिसको पूर्वी पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक तौर पर देखने पे पता चलता है कि ये जो पूर्वी पर्वतमाला है ये पश्चिमी पर्वतमाला यानी कि सह्याद्री पर्वतमाला से ज्यादा पुरानी है। भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि पूर्वी घाटों का निर्माण तकरीबन 2.5 अरब साल पहले हुआ था, जिसको अर्वाचीन काल कहा जाता है। अर्वाचीन काल में इसका निर्माण हुआ था, जो पहले गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा हुआ करते थे। पहले मैं आपको गोंडवाना लैंड के बारे में बता दूं। देखिए दोस्तों, शुरुआत में जब ये पृथ्वी बनी थी तो माना जाता है कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, बहुत बड़ा द्वीप था। अभी आपको कई सारे द्वीप नज़र आते हैं, महाद्वीप नज़र आते हैं, लेकिन पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था पंजिया। उस पंजिया में से 2 टुकड़े निकले थे, एक था लोरेशिया और एक था गोंडवाना लैंड। लोरेशिया के अंदर आपको आज का उत्तरी अमेरिका मिलेगा, यूरोप मिलेगा और एशिया का ऊपर वाला हिस्सा जो उत्तरी हिस्सा है वो मिलेगा। इसके अलावा जो गोंडवाना लैंड है इसमें आपको दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारतीय उपमहाद्वीप मिलेगा और साथ ही मध्य के भी कुछ हिस्से मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो भारत है, भारतीय उपमहाद्वीप है, वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था और वो टूट के आया था। तो उसी का हिस्सा थे ये पूर्वी घाट। तो ये ज़्यादा पुराने माने जाते हैं इस पश्चिमी घाट से। हालांकि पश्चिमी घाट भी इसी का हिस्सा थे, लेकिन फिर भी इनका निर्माण ज़्यादा पहले हुआ था पूर्वी घाटों का। अब देखो, ये सारी चीज़ें जो हैं टेक्टोनिक प्लेट्स और स्थल आकृति के विज्ञान से समझकर ही बताई गई हैं। अब जैसे जैसे आप स्थल आकृति के इस विज्ञान को समझोगे तो क्लियर होता जाएगा आपको। फिलहाल हम बात करें इस पूर्वी घाटों की पर्वतमाला की, तो चूंकि एक पुरानी पर्वतमाला है तो इस पर्वतमाला पर समय और मौसम की बराबर मार पड़ी है। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो पूर्वी घाट हैं वो जो पूरा हिस्सा है वो पश्चिमी घाटों के मुकाबले नीचा है। मतलब ये जो हिस्सा है पश्चिमी वाला ये ऊंचा है और पूर्वी वाला जो है वो नीचा है। तो इसी की वजह से जो मानसून अरब सागर से आता है वो यहाँ आके बरसता है, वो पानी जाता है नदियों में और ज़्यादातर नदियाँ ढलान की तरफ जाती हैं, मतलब पूर्वी घाटों की तरफ जाती हैं। कौन कौन सी नदी? कृष्णा नदी, महानदी, गोदावरी, कावेरी और भी कई सारी नदियां हैं। वो सारी नदियां जो है मिलजुल के कहाँ जाती हैं? पूर्वी घाटों की तरफ। और इसी वजह से जो पूर्वी घाट हैं वो थोड़े से नीचे नज़र आते हैं और मैदानी नज़र आते हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो जो पूर्वी घाटों की ऊंचाई है वो पश्चिमी घाटों के मुकाबले काफ़ी कम है और वो इसी वजह से, पानी के गुजरने की वजह से ही ये जगह जो है मैदानी हो चुकी है। अच्छा, इसके अंदर एक बात और ध्यान देने वाली है कि नदियाँ यहाँ से निरंतर गुजरती हैं, तो नदियाँ तो किसी एक हिस्से से गुजरती हैं, तो ज़्यादातर हिस्से जो हैं इस पर्वतमाला के वो टूटे हुए हैं। जैसे पश्चिमी घाटों की पर्वतमाला जो है सह्याद्री पर्वतमाला वो कंटिन्यूस थी, वो सतत थी, लेकिन ये असतत है, कंटिन्यूस नहीं है, ये टूटी हुई है जगह जगह से, आप लोग देख सकते हो। बात करें इसकी औसत ऊंचाई की तो देखो इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर तक है, मतलब 600 मीटर तक ही इसकी औसत ऊंचाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी पर्वतमाला की ऊंचाई 900 से 1500 मीटर तक है, इसकी सिर्फ 600 मीटर तक है। पूर्वी घाटों पर बनी इस पर्वतमाला की जो लंबाई है वो तकरीबन 1200 किलोमीटर है और जो पूरे पूर्वी घाट हैं इसकी टोटल लंबाई 1700 से 1750 किलोमीटर है। याद रखना, टोटल पूर्वी घाटों की जो लंबाई है वो 1700 से 1750 किलोमीटर है, लेकिन ये जो पहाड़ी श्रृंखला है इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1200 किलोमीटर है। इस पर्वतमाला का मुख्य हिस्सा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। कर्नाटक में भी ये थोड़ी बहुत फैली हुई है, बाकी हिस्सों में ज़्यादातर फैली है, खासकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अंदर तो बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं हम उन इम्पॉर्टेंट पहाड़ियों की जो इस पूरी पर्वतमाला में पाई जाती है और उनसे सवाल पूछ लिया जाता है। देखिए, जब आप उड़ीसा के अंदर चलते हो तो उड़ीसा में महानदी से उत्तर की ओर एक पहाड़ी बसी है, गरजात की पहाड़ियाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। गरजात की पहाड़ियों से नीचे आपको मिलेगी मलयगिरी की चोटी। मलयगिरी एक चोटी है, बड़ी ऊंची पहाड़ी है उसी के पास में, और उसी से थोड़ा आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगी टिकरापारा पहाड़ियाँ। ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है, इससे सवाल पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। गरजात की पहाड़ियाँ, मलयगिरी चोटी जो कि एक पर्वत है अपने आप में, और एक टिकरापारा की पहाड़ियाँ। इसके बाद आती है आपकी महानदी,
क्योंकि महानदी बहती है तो जाहिर सी बात है ये इलाका थोड़ा सा मैदानी हो जाता है। महानदी के बाद आती है आपकी नयागिरी की पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पर्वत। अब महेंद्रगिरी पर्वत का नाम तो आपने सुना होगा, ये 1501 मीटर लंबा है, इसको ज़रूर याद रखना। ये दोनों ही पर्वत आपको उड़ीसा के अंदर मिल जाएंगे। इसके नीचे आने पे आपको मिलेगा जिनुगाड़ा पीक, जो कि 1690 मीटर ऊंचा है। ये आंध्र प्रदेश में मौजूद है, विशाखापट्टनम के अंदर। मैं आपको बता दूं कि पूरी पूर्वी जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी यही है, जिनुगाड़ा, इसको याद रखना। जिनुगाड़ा के तुरंत बाद आपको गोदावरी नदी मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। गोदावरी जाती है तो जगह थोड़ी सी सपाट हो जाती है। गोदावरी के जस्ट नीचे आपको कृष्णा नदी मिलेगी। कृष्णा नदी के बाद आपको आंध्र प्रदेश की कुछ ज़रूरी पहाड़ियाँ मिल जाएंगी, जैसे कि शेषाचलम पहाड़ियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेषाचलम पहाड़ियाँ सवाल पूछा गया है। इसके बाद आपको मिलेगी नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ या फिर नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, काफ़ी ज़रूरी है। इसके तुरंत बाद आपको मिलेगी वेडुकोंडा की पहाड़ियाँ, पालकोंडा की पहाड़ियाँ और अरायाकोंडा की पहाड़ी, जो कि काफ़ी बार पूछी गई है, इनको याद रखना। शेषाचलम, नल्लामलाई, वेडुकोंडा, पालकोंडा और अरायाकोंडा। अब इसके बाद क्या होता है कि तमिलनाडु शुरू होता है और तमिलनाडु के अंदर भी कुछ एक ज़रूरी पहाड़ियाँ आती है, जैसे कि जवादी की पहाड़ियाँ। इसके बाद पालार नदी ज़रूरी नदी है, इसको याद रखना। इसके बाद शेवराय पहाड़ियाँ, पंचमलाई पहाड़ियाँ और पंचमलाई पहाड़ियों के बाद आती है आपकी कावेरी नदी और कावेरी नदी के बाद आती हैं आपकी सिरुमलाई पहाड़ियाँ, जो कि नीलगिरी पर्वत से मिल जाती है। देखिए, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आपको पता है पश्चिमी घाटों की तरफ है, लेकिन इसी जगह पे आके आपकी सिरुमलाई की पहाड़ियाँ भी आके मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिल जाते हैं और इसको मिलन स्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपकी ज़रूरी पहाड़ियों की लिस्ट हो जाती है, इसको ज़रूर याद रखना। अब आप एक चीज़ और यहाँ पे याद रख लो कि ये जो पूरी पूर्वी पर्वत श्रृंखला है, इसके अंदर एक चट्टान पाई जाती है जो बहुत ही कॉमन है, जिसका नाम है खोंडालाइट की चट्टान। खोंडालाइट की चट्टान जो है वो ओडिशा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हिस्सों में ज़्यादा पाई जाती है। ये जो चट्टान होती है ये अपने विशिष्ट लाल रंग के लिए बहुत फेमस है। इससे पर्टिकुलरली सवाल बने हैं तो इसको ज़रूर याद रखना, खोंडालाइट की चट्टान। अब आखिर में मैं आपको वो इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य बता देता हूँ जो पूर्वी घाटों पर बसे हुए हैं। अब देखो, ये तो बहुत सारे हैं, अब याद भी किए जा सकते हैं, लेकिन 5 ऐसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जिनके ऊपर से सवाल बना है, इनको ज़रूर याद रख लेना। एक है आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ओडिशा के अंदर है, मयूरभंज जिले के अंदर है, मैंने आपको बताया था। इसके बाद आता है आपका सतकोसिया टाइगर रिजर्व, जो कि आपका ओडिशा के अंदर है, महानदी के पास है, इसको याद रखना। इसके अलावा आता है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले में है, चित्तूर और कडप्पा दोनों में फैला हुआ है। इसके बाद आता है आपका पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर ही है, ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी के ज़िलों में मौजूद है ये। और आपका आता है आखिर में कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर है, चित्तूर ज़िले के अंदर। तो ये 5 ज़रूरी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाते हैं, इनको ज़रूर याद रख लेना आप, क्योंकि इनसे प्रश्न बनता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ईस्टर्न घाट समझ में आए होंगे। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।